नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। यूपीएससी के नतीजे आ चुके हैं। 1016 उम्मीदवारों ने सफलता प्राप्त की है। पुरुष हो या महिला, इन सब के बीच जो सबसे खास नाता रहता है वो है मेहनत और परिश्रम का। ऐसा नहीं कि जिनका चयन नहीं होता वे मेहनत नहीं करते, लेकिन सफलता के पीछे कुछ खास जरूर रहता होगा। बहरहाल 1016 कैंडिडेट्स जो हैं सिलेक्ट हुए हैं। टॉप 5 रैंक में आने वाले 3 कैंडिडेट्स जो हैं उम्मीदवार पहले से ही आईपीएस अधिकारी हैं। पिछले 11 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि सर्विसेज में रहते हुए किसी आईपीएस ने इस एग्जाम में ऑल इंडिया 1 की रैंक हासिल की है उत्तर प्रदेश में। पहले 10 में से 3 उत्तर प्रदेश से हैं, आपको बता दें। 11 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि सर्विसेज में रहते हुए किसी ने आईपीएस ने इस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक हासिल की। सिलेक्शन के बाद रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव ने कहा है कि सपने सच होते हैं। और जो रैंक 2 पे अनिमेश प्रधान ने एनडीटीवी से कहा था कि माँ पिता की याद को ये सफलता समर्पित है। माँ कैंसर से जूझती हुई चली गई। आइए सुन लेते हैं अनिमेश को। मुझे अभी तक भी विश्वास हो नहीं रहा। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी प्रेरणा मेरी मम्मी और मेरे पापा थे। अभी वो दोनों मेरे साथ नहीं है। जब मैं 11वीं में था मेरे पापा गुजर गए थे और मेरी मम्मी 2 साल कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही थी। और उनकी वो स्ट्रेंथ की, चाहे वो कितने फिजिकल मेंटल स्ट्रगल से जा रही थी, उसके बावजूद उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। बट वो नहीं है आज। वो उनकी ही इंस्पिरेशन है, उनकी सपोर्ट है जो कि मेरे लिए इंस्पायर करती थी। और तीसरे नंबर पर रही हैं तेलंगाना से अनन्या रेड्डी। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से 31 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं इस बार। इनमें से 11 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है। यहाँ की जो स्टूडेंट नौशीन ने ऑल इंडिया रैंक 9 हासिल की है। तो 2022 और 2021 में महिलाओं ने हासिल किया है ऑल इंडिया रैंक 1। पिछले 2 साल से यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में महिलाओं ने टॉप किया है। 2023 में महिलाओं का पास परसेंटेज 34% था। पिछले 5 सालों में यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में महिलाओं के पास परसेंटेज में इजाफा हुआ है। 2018 और 2019 में फीमेल पास परसेंटेज 24% रहा। 2020 में ये ग्राफिक भी बना हुआ है। 2020 में ये 29% तक पहुंच गया। वहीं 2021 में 3 पॉइंट गिरकर 26% तक पहुंच गया था। और 2022 में ये आंकड़ा एक बार फिर से 34% पर था। पिछले साल सिलेक्ट हुए 933 उम्मीदवारों में से 320 महिलाएं थी। आइए सुन लेते हैं कुहू गर्ग को, इस बार जिनका सिलेक्शन हुआ है। आपको एक्सीडेंटल आईपीएस बोलूं, लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो आपको एसीएल टीयर हुआ इसलिए आपको छोड़ा, वो बताएं जरा। हाँ, आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इसमें मेरी किस्मत इस तरह से प्ले आउट करी। पहले कोविड का लॉकडाउन हुआ, फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हुए, फाइनली एक एसीएल सर्जरी हो गई जिसको मतलब एसीएल इंजरी हुई जिसको सर्जरी की ज़रूरत थी। तो ओवरऑल एक 1.5 साल का फोर्स्ड ब्रेक हुआ स्पोर्ट्स से, क्योंकि मेरा सपना तो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स था, लाइक मैनी अदर एथलीट्स। तो इस फोर्स्ड ब्रेक को बस मैंने सोचा कि ऐसे 1.5 साल अब क्या करूँ। तो तब मुझे लगा कि नहीं, यूपीएससी करना चाहिए। वो भी मेरा एक बहुत पहले से सपना था, उस तरफ मेरा इंक्लिनेशन था कि मैं अपनी कंट्री की इस तरह सेवा करूं। तो फिर मैंने इसलिए यूपीएससी का उस वक्त सोचा कि इस टाइम को यूटिलाइज करते हैं। बहरहाल विषयों की बात करें तो यूपीएससी में 10 वर्षों का ट्रेंड समाजशास्त्र सबसे पसंदीदा विषय रहा है, लेकिन कामयाबी मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून में ज़्यादा देखने को मिलती है। देश में सबसे श्रेष्ठ प्रतियोगिता में इस बार क्या सबसे खास है, क्या बदलाव है, बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। प्रोफेसर विजेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के। 22 सालों से आपने तमाम यूपीएससी के जो छात्रों के जो इंटरव्यूज़ होते हैं तैयार कराते हुए देखा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आप एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जो इतने तमाम छात्रों को प्रोत्साहित करता है। जो इस बार सिलेक्शन हुआ है, पहले तो आप ही का आंकलन कैसे आप देख रहे हैं, क्या एनालिसिस आपकी, जो हमारे छात्र छात्राएं सफल रहे हैं इस बार? यदि ऐसा हम लोग जब रिजल्ट को देख रहे हैं तो जो ट्रेंड पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है,
फिलहाल उसी का कंटिन्यूएशन दिखाई देता है। जो टेक अवेज इसमें है वो ये है कि थैंकफुली हम देख रहे हैं कि महिलाओं की सफलता की स्थिति बेहतर होती जा रही है या लगातार कंसिस्टेंट बनी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव सेंस में अगर हम देखें तो जो ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेस बैकग्राउंड के बच्चे रहे हैं अपने ओरिजिनल डिग्री में, और जो हिंदी मीडियम से आने वाले या भारतीय भाषाओं के माध्यम से आने वाले बच्चे रहे हैं, हम देखते हैं कि उनका सफलता में जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो उस पैमाने पर नहीं है जितना हम लोग पसंद करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूजुअली इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं लगातार, यद्यपि वो सोशल साइंसेस के विषयों के साथ कर रहे हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अरसे से ऐसा रहा है, ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में ऐसा हो गया। लेकिन ये एक नेगेटिव जरूर है कि हम जितना चाहते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, भारतीय भाषाओं से आने वाले लोग जिस पैमाने पर सफल हो, अभी उस पैमाने पर नहीं रहे। विषयों में ट्रेंड लगभग पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा था कि सोशल साइंसेस के जो विषय हैं, या तो सोशियोलॉजी की बात करें, एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, पीएसआईआर की बात करें, ये पीएसआईआर इन पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन, ये कैंडिडेट्स ठीक ठाक मात्रा में हमें ऑप्शनल में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि ऑप्शनल अब एक डिसाइडिंग फैक्टर उस पैमाने पर नहीं रह जाता है। सभी चीजें महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जनरल स्टडीज वाला हिस्सा चूंकि वेटेज में थोड़ा ज्यादा है, इसलिए उसका प्रभाव कुछ ज्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल, ये आपने विषयों की बात की, लेकिन क्या किस तरह से आप देखते हैं, आपने एक बहुत अहम बात की कि जो हिंदी भाषी हैं या जो क्षेत्रीय भाषाओं का जो प्रयोग जो होता है वो छात्र थोड़ा से रह जाते हैं, खास क्या देख रहे हैं आप? ये बच्चे हमारे जो ये छात्र हैं, उम्मीदवार हैं, अधिकारी भी हैं, इस बार तो कितने सारे परिश्रम तो ये करते ही हैं, क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं पिछले, अगर आप कुछ सालों का ट्रेंड देखें, क्या बदलाव आपने देखा है जो आया है हमारे इन इम्तिहानों में? जी, जब भी परिणाम आते हैं तो हमेशा इस बात पर चर्चा होती है, और इन दो चीजों की बात, कमिटमेंट की बात, परिश्रम की बात की जाती है। और मैं जाहिर है कि कोई भी ये बात तो मानेगा ही कि इस स्तर की परीक्षा में कमिटमेंट की जरूरत होती है, परिश्रम की जरूरत होती है। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि बियॉन्ड अ पॉइंट इस चीज को एम्फेसाइज करने के बड़े जोखिम, ऐसा प्रतीत होता है इस तरह के वाक्यों से, इस तरह की कहानियों से, सक्सेस स्टोरीज से, जो कि हमें बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारी जगहों पे दिखाई देती है, ऐसे प्रतीत होता है मानो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो कम मेहनती थे, उनका कमिटमेंट गलत था या उनकी स्ट्रेटेजीज गलत थी। जबकि सच्चाई ये है कि आपको हर एक व्यक्ति के लिए जो सफल हुआ है, उसी कमिटमेंट लेवल, उसी स्ट्रेटेजी लेवल और उसी परिश्रम वाले 10 विद्यार्थी दिखाई देंगे जिनका चयन नहीं हुआ, और 10 में शायद कम ही कह रहा हूं, उससे ज्यादा दिखाई देगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट civil services preparation is not based just on your commitment and your hard work. इसके अलावा बहुत सारे सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे दूसरी चीजें इस पूरे इकोसिस्टम में काम करती हैं। आपके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपको जो प्रिविलेजेस मिले हुए हैं वो प्रिविलेजेस कैसे हैं। आखिर कोई तो वजह होगी ना कि पहले से सर्विस में जो लोग थे उनकी हिस्सेदारी लगातार चयन में ज्यादा होती है। अगर आपको टॉप रैंकर्स में भी लगातार ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो पिछली बार भी लगभग टॉप रैंक में थे, यानी कि आईपीएस थे और अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आए। पर इसका सीधा मतलब ये है कि अब इट इज नो मोर अ लोन वुल्फ मैटर कि आपने कमरे का दरवाजा बंद किया और 16 घंटे पढ़े और आपका चयन हो गया। दैट इज नो मोर द केस। नाउ इट इज द एंटायर इकोसिस्टम दैट वर्क्स फॉर यू। अगर आपके पास आपके प्रिविलेजेस क्या थे, आपने कितनी तैयारी की, आपको कौन सी मेंटरिंग मिल रही थी, इत्यादि इत्यादि। सो मच सो कि अब इनका एक कहें कि तो एक तरह का बाड़ा बन गया है, जिस बाड़े के बाहर के लोगों के लिए अब चयन और भी ज्यादा मुश्किल है। और इस वजह से हमें इस पूरे फिनोमेनन बहुत ही गंभीरता से एनालाइज करना चाहिए और इसको केवल रैग्स टू रिचेस स्टोरी की तरह सेलिब्रेट करने से थोड़ा सा अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि सोशली ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी।
जब हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मानो एक परीक्षा आपको रंक से राजा बना देने का सामर्थ्य रखती है, ये सोशली बहुत अनुचित प्रक्रिया होगी। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में कई ऐसी उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं कि जहाँ बिल्कुल घर में कुछ सहूलत नहीं है लेकिन फिर भी IAS बने, और कई जिस तरह से आप बता रहे हैं सर कि इकोसिस्टम पूरा है, जिस तरह से हम जो पहले से ही जो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, वो ज़्यादा सफलता पाते हुए नज़र आ रहे हैं अपने आप में। तो आइए आगे बढ़ेंगे, देश की बात में एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि ये सबसे प्रतिष्ठित चयन होता है, इम्तिहान होते हैं और सर्वोच्च शिक्षा यहाँ पर जो प्राप्त किए हुए लोग यहाँ पर पहुँच पाते हैं अपने आप में। और ये जो अधिकारी होते हैं, सिविल सर्विसेज बहुत कवेटेड एक तरह से पोस्ट मानी जाती है। तो बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और राजनीति से जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने बड़ा आरोप लगाया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज़ है। इसके बावजूद तिहाड़ जेल में रोज़ आलू पूरी, मिठाई और आम खा रहे हैं। ऐसा वे जानबूझकर कर रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत मिल सके। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में पिछले 18 दिन से तिहाड़ में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें घर का खाना खाने की इजाज़त दी हुई है। वहीं अरविंद केजरीवाल के वकील ने आरोप लगाया है कि ईडी घर के बने खाने को रोकने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। उन्हें खाने में जो भी दिया जा रहा है वो डॉक्टर्स ने तय किया है। शरद शर्मा ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं इस पर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन देकर ये मांग की थी कि उनको डायबिटीज़ के लिए उनके रेगुलर डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कंसल्ट करने की इजाज़त दी जाए। इस पर आज अदालत में सुनवाई हुई तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल पर कई आरोप लगाए। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर ऐसी डाइट, ऐसी खुराक ले रहे हैं जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर आम, आलू पूड़ी और मिठाई जैसी चीज़ें खा रहे हैं जिससे उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ ही जाएगा। ईडी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर हाई डायबिटिक होते हुए भी जानबूझकर इस तरह की डाइट इसलिए ले रहे हैं ताकि उनका बेल के लिए एक ग्राउंड तैयार हो सके। यानी कि वो ये कह रही है ईडी कि आगे चलकर मेडिकल ग्राउंड के आधार पर भी अरविंद केजरीवाल जो है ऐसा कर सकते हैं कि वो ज़मानत मांग लें, इसलिए जानबूझकर अपना जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ा रहे हैं। इस पर जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने आपत्ति की और उन्होंने कहा कि ईडी इस तरह के आरोप मीडिया के लिए लगा रही है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है खाना केवल वही दिया जा रहा है। तो अब शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई होगी जब दोनों तरफ से अरविंद केजरीवाल के वकील डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ जो खाने की लिस्ट है, जो प्रिस्क्रिप्शन है, वो कोर्ट को देंगे और तिहाड़ जेल अथॉरिटी बताएगी कि अरविंद केजरीवाल को क्या डाइट दी जा रही है। तो शुक्रवार का दिन इस मामले में अहम होगा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है उनका वजन 4.5 किलो तक गिर गया है। उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है और एक समय वो 46 तक आ गया था। तो इस वजह से जो है अरविंद केजरीवाल का स्वास्थ्य जो है वो एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे को ईडी ने भी आसानी से हाथ से जाने नहीं दिया और गंभीर आरोप जो हैं या बड़े आरोप जो हैं ईडी ने लगाए, जिसका खंडन तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, उनके वकीलों की तरफ से किया गया है। लेकिन आगे की सुनवाई अब जब कोर्ट में होगी तो कोर्ट ये तय करेगी कि इस मामले में सही तथ्य क्या है या कैसे इस मामले में आगे बढ़ा जा सकता है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।